जब से मेरी शादी हुई थी ये रोज का मामूल था। वो 12 बजते ही कमरे से निकल जाया करते थे कि इनके वालिद को फालिज था और ये इनको दवाएं देने जाया करते थे और फिर तकरीबन 2 घंटे बाद वापस आया करते जब तक मैं सो चुकी होती थी। क्योंकि मेरी शादी को अभी सिर्फ 1 हफ्ता हुआ था तो मैं इनसे कुछ पूछ भी नहीं पा रही थी कि आखिर वो इतनी देर से क्यों आया करते हैं। शर्म और लिहाज था तभी कोई शिकवा तक नहीं किया। भला कौन अपनी नई नवेली दुल्हन को इस तरह रातों को अकेले छोड़कर जाता है। मगर मेरे लब सिले हुए थे। घर वालों ने समझाया था कि शौहर को और उसके घर वालों को समझने में वक्त लगेगा और ये भी कहा था कि खुद को बदल लेना मगर शौहर को बदलने की कोशिश मत करना। तभी मैं अपनी माँ की उन्हीं नसीहतों को पल्लों से बांधे हुए थी। मगर आज तो मेरा दिल कर रहा था कि अभी और इसी वक्त यहाँ से भाग जाऊं। ना जाने इस घर में क्या हो रहा था। मुझे तो आज तक अपने ससुर के कमरे में भी जाने की इजाजत नहीं दी गई थी क्योंकि वो अपने बेटे के अलावा किसी और को देखते थे तो इनका तनफुस मारे घबराहट के बढ़ने लगता था और धड़कन भी बढ़ जाती या सत हो जाया करती थी। तभी वो अकेले ही वहां जाते थे। मेरे ससुर को गिस्सा भेड़ा हब भी खिला दिया करते थे लेकिन आज मुझे बहुत कुछ अजीब सा महसूस हो रहा था। मैं इनकी बहू थी मगर आज तक मैंने इनको नहीं देखा था न उन्होंने मुझे देखा था। इनके कमरे में ताला लगाया जाता था और वो चाबी बेराहब के पास ही थी। इन्हीं सोचों में फजर की अजानें शुरू हो गई थी। आज मैंने फैसला कर लिया था कि किसी भी तरह ये राज जानकर रहूंगी। इसीलिए राहब के हाफिज जाते ही मैं अपने ससुर के कमरे तक आई थी। मैंने लॉक खोलने की बहुत कोशिश की मगर मुझसे ना खुला। मुझे ऐसा लगा जैसे कोई दरवाजे के पीछे खड़ा था। मुझे हल्की हल्की सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी और यही नहीं एक साया सा भी महसूस हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा और मैं उल्टे कदमों वहां से भाग आई। अपने कमरे में आकर मैंने दरवाजा बंद कर दिया। खौफ और दहशत से मेरी हालत बुरी हो रही थी। ऐसा कैसे हो सकता था क्योंकि ससुर जी तो अपने पलंग से हिल भी नहीं पाते थे। ये बात मुझे राहिब ने बनाई थी और मैं अपने हाथों से इनके लिए सूप बनाकर रखा करती थी और शाम को राहिब कमरे में जाकर इनको पिला आते थे। यह ख्याल मुझे किसी तौर सुकून से नहीं रहने दे रहा था कि कमरे में कौन था जो चल फिर सकता था और अगर वो मेरे ससुर थे तो वो क्यों इस तरह का नाटक कर रहे थे। अगर वो चल सकते थे तो ये धोखा किस लिए। ये ख्यालात मुझे अब भी सुकून से रहने नहीं दे रहा था। मैंने आज रात भी जागने का फैसला कर लिया था। इस वक्त घर पे कोई न था और मैं अब सोने के लिए लेट गई थी। रात नींद नहीं आई थी तो अब आंखें बंद होने लगी थी। कमरे को अच्छे से लॉक कर दिया था। मैंने कहीं कोई मेरे कमरे में न आ जाए। सोचते सोचते मेरी आंख लग गई और फिर शाम के 4 बजे खुली। मैंने घड़ी में वक्त देखा तो झटका खा के उठी और किचन की जानिब भागी। जो कुछ कबाब थे वो तल लिए और चाइनीज राइस भी बना लिए जो कहराहब को बहुत पसंद थे। वैसे भी जब से मैं इस घर में आई थी तो मुझे कोई नजर नहीं आया था जो मेरे नाज उठाता। तभी मैंने दूसरे दिन से ही किचन संभाल लिया था। अपने ससुर के लिए सूप बनाते वक्त मेरा दिल खड़क रहा था। आखिर वो क्यों इस तरह का नाटक कर रहे थे और राहिब था कि इनके दाम में ना जाने कब से आया हुआ था। मेरा दिल जल रहा था मगर मैं कुछ कर नहीं पा रही थी। इतने में कार का हॉर्न सुनाई दिया। मैं अपने ख्यालात से चौंक पड़ी। वो अंदर आगे थे। मैं हैरत से इनका चेहरा देखे जा रही थी। वो अंदर कैसे आए थे जबकि मैंने तो गेट खोला ही नहीं था। ऐनी तुमने गेट क्यों खुला छोड़ दिया था। मुझे अपनी जानिब देखता पाकर राहिब ने इस्तफसार किया। मैंने नहीं तो मैं तो बंद करके आई थी मैंने उचुभने से कहा। अब वो मुझे शक भरी निगाहों से देखने लगे थे। मैं ना जाने क्यों गड़बड़ा गई थी। आप फ्रेश हो जाए मैं खाना लगाती हूँ मैंने घबरा कर कहा और खाना लगाने चली गई। आखिर कैसे मैं गेट बंद करना भूल गई थी। मैं सोचने लगी क्या वाकई मैंने गेट बंद नहीं किया था। मैंने खुद से सवाल किया नहीं नहीं ऐसा तो नहीं हो सकता। मैंने तो अपने हाथों से गेट बंद किया था। मैं बेख्याली में अपने हाथों को देखने लगी थी। इतने में राहिब ने आवाज लगाई कहाँ रह गई ऐनी। अब्बा का सूप लाओ जल्दी। मैंने जल्दी से सूप प्याले में उंडेला और चम्मच रखा और राहिब की जानिब चली गई। उन्होंने जल्दी से ट्रे पकड़ी और कमरे में चले गए। मैंने अंदर झांकने की कोशिश की मगर दरवाजा खुलने से पहले राहिब ने मुझे अपना फोन दिया और बोले ये चार्जिंग में लगा दो। मैं ना चाहते हुए भी फोन लेकर अपने कमरे में चली आई। क्या उन्होंने मुझे वहां से हटाने को फोन दिया था। मैं फिर से खुद से पूछने लगी।
मैं उसी उधेड़बन में लगी हुई थी। कहरब वापस आ गए थे। वो इस वक्त बहुत जल्दी इनको सूप पिलाकर आ जाया करते थे। बस रात को देर तक वहां रहते थे। राहिब ने आज खाना नहीं खाया और आते ही लेट गए। मैं कमरे से निकल आई थी। अब मैं बस रात का इंतजार कर रही थी ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। जो कुछ भी था अब मुझे बाखबर रहना था। और इधर उधर के कामों में वो वक्त भी आ गया जब राहिब मुझे मुस्कुरा कर कहने लगे, ऐनी अब तुम आराम करो, मैं अब्बा को दवाएं देने जा रहा हूँ। मैंने इनको लाइट ऑफ करने का कहा और सोती बन गई। वो जैसे ही बाहर निकले मैंने देखा लाउंज की लाइट भी ऑफ हुई थी। अब मैं हिम्मत करके बाहर निकली थी और दबे पांव ससुर के कमरे की जानिब जाने लगी। मुझे खौफ भी बहुत हो रहा था, मगर मेरा खौफ भी मुझे आगे जाने से नहीं रोक पा रहा था। ये एक जुनून सर पे सवार था कि आज पता लगा के रहूंगी। राहिब कमरे में जा चुके थे और दरवाजे को अंदर से बंद कर दिया था। मैं बहुत आहिस्तगी से कमरे के दरवाजे से कान लगाकर खड़ी हो गई थी, मगर मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। लेकिन इसी वक्त अचानक मुझे एक आवाज सुनाई दी, जैसे किसी ने कुछ गिराया हुआ हो, और इसके जवाब में राहिब की आवाज आई थी। जो कुछ मैंने सुना था मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे। मेरा जिस्म पत्ते की तरह कांपने लगा था। खौफ और दहशत से मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा था। मैं ना जाने कैसे वहां से घसीटती हुई अपने कमरे तक आई थी। मैं ठीक से समझ नहीं पा रही थी कि यह आवाज वाहिद राहिब की थी। थर थर कांपती हुई मैं अपने बिस्तर पर बैठी थी और इतनी गर्मी में भी मुझे बहुत ठंडक लग रही थी। मैंने कंबल खींचकर अपने ऊपर डाल लिया, जबकि अभी एसी भी बंद था और कमरे में अच्छी खासी गिरी थी। मुंह तक कंबल ओढ़े मैं मुसलसल रोए जा रही थी। मेरे वालिदैन ने मुझे किसी जहन्नम में झोंक दिया था। यह ख्याल बार बार आए जा रहा था। नींद तो खा खानी थी। अब बस एक ही खौफ था कि राहिब कमरे में वापस आ जाएंगे। मगर आज मेरी किस्मत अच्छी थी कि वो सारी रात कमरे में वापस नहीं आया था। मुझे इल्म था वो आते ही कहेगा कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं थी सारी रात, क्योंकि यही बहाना वो एक बार पहले भी कर चुके थे। गम, गुस्सा, खौफ, पछतावा, ना जाने कितने एहसासात मेरे अंदर उमड़ रहे थे। सांस तक लेना भी मुहाल हो रहा था। मुझे अच्छे से याद था जब एक माह पहले ही मेरा निकाह था मेरे कजिन रमेश के साथ, जिसे मैं सख्त नापसंद करती थी। मगर अब्बा को बड़ा इश्तिखाक था कि अपनी बहन के बेटे को ही दामाद बनाना था। मैं और अम्मा दोनों ही एक रिश्ते पे राजी न थे, मगर अब्बा की जिद के आगे मजबूरन रमेश की दुल्हन बनने को तैयार हो गई थी। लेकिन ऐन निकाह के वक्त वहां पुलिस आ गई और रमेश को कत्ल के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया। हम सब शत्रुता से खड़े ये तमाशा देख रहे थे और वो इसे ले गई। मुझे कुछ सुकून भी मिला था कि जान छूटी रमेश से, मगर लोगों के सवालात के जवाब देने की हिम्मत नहीं थी मुझ में, चाहे जिसका भी कसूर हो। बारात तो मेरी ही वापस गई थी। यह ख्याल आते ही मैं ज़ारो खतार रोने लगी। मुझे देख कर अम्मा अब्बा भी रो पड़े थे। तभी मेहमानों में से एक शख्स आगे आया जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा था, और इसने अब्बा के कंधे पर हाथ रखकर कहा कि चिच्चा आप परेशान ना हो, मैं करूंगा आपकी बेटी से निकाह। ये वो अल्फाज थे जिसे सुनकर अब्बा ने हैरत से अपना दिल थाम लिया था, और सारे मेहमान हैरत और इश्तिखाक से इसे देखकर जा रहे थे। इसने बहुत आलिशान लिबास ज़ैब तन कर रखा था। इसका पूरा हुलिया बता रहा था कि वह किसी बड़े घराने का चश्मो चिराग है। पूरे मजमुए में जुगमुगियां शुरू हो गई। लोग एक दूसरे को धक्के देकर आगे आने की कोशिश में लग गए ताकि वो इस अनजान फरिश्ते को देख सके, जो एक गरीब बाप की इज्जत रखने के लिए इसकी बेटी को ब्याहने पर रजामंद था। यहाँ तक कि मेरी अपनी माँ मुझे छोड़कर आगे बढ़ी थी कि इसको देख सके। अब्बा पे तो शादी मुल्क तारी हो चुका था। वो कहना कुछ चाहते थे और जबान से कुछ और निकल रहा था। गरज के हर तरह की बातें होने लगी, मगर किसी ने इस नेक बंदे को जवाब न दिया। तभी निकाह खान आगे आई और अब्बा का हाथ थाम कर पूछा, आलमुद्दीन होश में आओ, ये भला इंसान तुम्हारी बेटी से निकाह को राजी है और तुम हो के आए बाएं शाएं किए जा रहे हो। तब जाके अब्बा होश में आए और राहिब का हाथ थामकर आंखों से लगाया, सरकार आप ये कुर्बानी ना दें, हमारा आपका क्या जोड़ा। अब्बा रोने लगे थे और मैंने हैरत से अपने मुंह पे हाथ रख लिया था। इसका मतलब ये अब्बा की फैक्ट्री के मालिक थे। मैंने दिल ही दिल में सोचा, राहिब ने निकाह खान को निकाह पढ़ने का कहा, यूं आजाब कबूल हुआ और मैं खदरतुल अजीज राहिब बन गई। इफरा तफरी में मेरी रुखसती हुई थी और मैं इस बड़े से बंगले में आ गई थी
ऐसा लग रहा था कि मेरे भाग आज खुल गए हैं। कहाँ रमेश जैसा शराबी और कहाँ इज्जतदार शख्स जिसे दुनिया सलाम किया करती थी। दुनिया की हर नेमत इसके घर में मौजूद थी, मगर इसके वालिद के सिवा इस दुनिया में कोई नहीं था। और सबसे हैरत की बात यह थी कि इतनी दौलत होने के बावजूद उन्होंने इस घर में कोई मुलाजिम तक नहीं रखा था। सारे कामकाज मैं खुद किया करती थी। वैसे भी मुझे तो इससे भी ज्यादा मेहनत मुश्कत वाले काम करने की आदत थी। अब्बा के घर पूरे टेबर के कपड़े में अकेली अपने हाथों से धोया करती थी, जबकि यहाँ तो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन था। अब्बा के घर कोयले फूंक फूंक कर घर भर कर खाना पकाया करती थी। यहाँ तो बस 3 जुनून का खाना बनता, वो भी हर सहूलत मौजूद थी और फ्रिज भी भरा पड़ा था तरह तरह के लवाजमा से। और यही नहीं, अब्बा के घर बिना पंखे के सहन में सारी रात मच्छर काटा करते थे, जबकि यहाँ पर एसी की ठंडक थी, नरम गरम बिस्तर था, दुनिया जहान की हर नेमत थी। और राहिब भी मेरा बहुत ख्याल रखते थे। लेकिन जब से मैं यहाँ आई थी एक बार भी मैके ना जा सकी थी और ना ही अब्बा अम्मा से कोई बात हुई थी, मगर राहिब इनकी खैर खैरियत करते थे। लेकिन आज मुझे हर बात में एक नया पहलू नजर आ रहा था। आखिर ऐसा क्या राज था जो यहाँ कोई मुलाजिम तो क्या, कोई जान पहचान वाला भी नहीं आता था। सारी चीजों राहिब खुद ही लाया करते थे, जबकि मैंने तो कोई डॉक्टर और नर्स तक को ना देखा था जो राहिब के वालिद की देखभाल कर सकता। शायद आज मुझे सब समझ में आ रहा था कि यहाँ क्यों कोई मुलाजिम नहीं था। अब इस रात से मुझे ही पर्दा हटाना था और सुबह का इंतजार करने लगी। फजर की अजान के बाद मैं काफी देर से राहिब का इंतजार कर रही थी, मगर वो आज भी बहुत देर लगा रहा था। हस्बे मामूल इसे 2 घंटे होने वाले थे, मगर आज मुझे हमेशा की तरह सोई नहीं थी, क्योंकि यहाँ राहिब के हाफिज जाते ही लंबी तान के सो गई थी और शाम तक सोती रही थी। तभी आज मेरी नींद आंखों कौन सो दूर थी। अब मैंने सोच लिया था कि आइंदा अपनी नींद दोपहर को ही पूरी कर लिया करूंगी। मैं आज बड़े तहम्मुल से राहिब का इंतजार कर रही थी कि अचानक मुझे एक अजीब सी चीख सुनाई दी। मैं तकरीबन उछल ही पड़ी थी। रात के इस पहर इस तरह की आवाज सुनकर कोई भी घबरा जाता, और मैं तो अपने कमरे में कब से अकेली बैठी हुई थी। खौफ के मारे मेरा पूरा वजूद कांपने लगा था। मेरी सांसें बहुत तेज हो गई थी। धड़कन तो इतनी तेज हो चुकी थी कि इसकी आवाज मुझे अपने कानों तक सुनाई दे रही थी। इतने खौफ के बावजूद मैं बेड से नीचे न उतर सकी, क्योंकि मेरा दिल बंद हुआ जा रहा था। उफ, ये राहिब भी ना जाने कहाँ रह गए हैं। मैं दिल ही दिल में दुआएं करने लगी कि वो जल्दी वापस आ जाए। काफी देर बाद कमरे का दरवाजा खुला और राहिब आहिस्ता से कमरे में दाखिल हुए। इनका हुलिया अजीब हो रहा था, जैसे किसी से कुश्ती लड़कर आए हो। माथे पे पसीना था, कमीज दामन में से फटा हुआ था और इनके बाजू पे भी चोट का निशान था। ये क्या हुआ राहिब? मैं दहशत ज़दा सी आंखों देख कर बोली। मुझे जागता देखकर इनके चेहरे का रंग फिक्र हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि वो सोच भी नहीं सकते थे कि मैं इस वक्त जाग रही होंगी। मुझे अपनी जानी बाता देखकर वो 2 कदम पीछे हटे थे। इनकी इस हरकत पे मैं सख्त हैरान थी। तुम अब तक जाग रही हो ऐनी? इनका लहजा भी कुछ बदला हुआ था, यहाँ तक कि उन्होंने अपनी नजर का चश्मा भी नहीं पहन रखा था, क्योंकि इनको इसके सिवा कुछ दिखाई भी ना देता था। तो वो आज कैसे? आज जिस शख्स के सामने मैं खड़ी थी वो मुझे मेरा शौहर नहीं लग रहा था। इस शख्स को तो शायद मैं जानती भी नहीं थी। मैं बस उलझन भरी निगाहों से इसको देखे जा रही थी, जबकि वो सर झटक कर वॉशरूम में जा चुके थे। मैं भूल ही चुकी थी कि मैं कुछ देर पहले किस तरह खौफ से कांप रही थी, मगर इस वक्त मुझे अपने शौहर का हुलिया और रवैया डरा रहा था। या खुदा, ये सब क्या हो रहा है? क्या वो रोज ही इसी हुलिये में आया करते थे? मैं सर पकड़कर बैठ गई थी। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकले तो उन्होंने अपना लिबास तब्दील कर लिया था और हाथ मुंह धोकर फ्रेश लग रहे थे। अब इनके चेहरे पे मुस्कुराहट भी थी और आंखों में वही नजर का चश्मा जो वो कभी अपनी आंखों से नहीं उतारा करते थे, मगर आज वो कुछ देर पहले इसी चश्मे के बगैर अंदर आए थे, जबकि बेडरूम से जाते वक्त उन्होंने चश्मा पहन रखा था। सोच सोच कर मैं परेशान हो गई थी, जबकि उन्होंने आते ही कहा कि सर में शदीद दर्द हो रहा है, प्लीज लाइट ऑफ कर दो। मैंने ना चाहते हुए भी लाइट ऑफ कर दी और बेड के कोने पे लेट गई। आज मुझे इनसे बहुत खौफ महसूस हो रहा था। ऐसा आज पहली बार हुआ था कि मैं इस वक्त जाग रही थी, और कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था वो बहुत अजीब था। मैंने ज़हन पे जोर देने की कोशिश की कि आखिर वो आवाज़ किसकी थी।
शायद किसी औरत की चीख थी और धाड़ थी किसी मर्द की। और वो मर्द कौन था ये सोचकर मुझे और ज्यादा खौफ आए जा रहा था। ऊपर से राहिब का हुलिया भी मेरे शक को और हवा दे रहा था। मैं अब सो नहीं पा रही थी, जबकि वो गहरी नींद में जा चुकी थी। मैंने सोच लिया था कि ये राज जानकर ही रहूंगी, मगर इस वक्त तो खौफ के मारे मैं कमरे से बाहर जाने का सोच भी नहीं सकती थी। राहिब इंतहाई राजदारी के साथ कमरे में दाखिल हुए थे। कारपेट पे इनके कदमों की छाप तो सुनाई ना दे सकी थी, मगर मैं महसूस कर सकती थी उन्होंने आते ही एसी ऑन कर दिया था। शायद मुझे कंबल ओढ़े देखा था या फिर इनको कमरे में हब्सी महसूस हुआ होगा। मैं अपनी जगह से टिस से मस ना हुई थी। कुछ देर बाद राहिब नहा धोकर तैयार हो गए थे। इनको मखसूस परफ्यूम की खुशबू कमरे में फैल चुकी थी। अब वो हाफिज जाने वाले थे, मगर मैंने अब तक खुद को कंबल में छुपा रखा था। मैं इस इंसान का चेहरा नहीं देखना चाहती थी जो जाने कब से मुझे धोखा दिए जा रहा था। वो कुछ देर मेरे पास रुके थे, मगर मुझे सोता समझकर वहां से चुपचाप बाहर निकल गए। मैं तो कब से इसी बात का इंतजार कर रही थी। उनके जाते ही मैंने कंबल दूर फेंका और एसी की ठंडक को अपनी सांसों में उतारने लगी। मेरा पूरा जिस्म पसीने में शराबूर हो चुका था। अब मुझे अंदाजा हो रहा था कि सख्त गर्मी में भी खौफ के मारे सर्दी लग सकती है। मैं नहा धोकर फ्रेश हुई और किचन में चली आई। आज मैंने अपने लिए बहुत आमदा नाश्ता तैयार करने का सोचा था। मेरे दिलो दिमाग में एक अजीब सी जंग जा रही थी। इस घर से निकलना शायद मुमकिन ना था, मगर यहाँ भी बहुत सी ऐसी चीजें थी जो मेरे काम आ सकती थी। मैंने किचन के हर एक कैबिनेट को खोलकर देखना शुरू कर दिया। आज तकरीबन 10-11 दिन बाद मुझे एहसास हुआ था कि मैं इस घर में कैद हो चुकी हूँ। यहाँ से निकलना मुश्किल था, मगर नामुमकिन नहीं था। मैंने पूरा घर छान मारा और आखिरकार मुझे अपने कमरे से कुछ औदियात मिल गई जो शायद कभी कभी राहिब इस्तेमाल किया करते होंगे। जिनमें एक ऐसी गोली भी थी जो अब्बा कई बार अम्मा को लाकर देते थे जब इनके सर में शदीद दर्द हुआ करता था। वो कहते थे, सलमी ये नींद की गोलियां हैं। डॉक्टर ने कहा है कि जब भी दर्द हो ये खा लिया करो, फिर दर्द भी कम होगा और नींद भी अच्छी आएगी। मैं 8वीं क्लास तक पढ़ चुकी थी, तभी मुझे इसका नाम भी याद रह गया था। मैंने वो गोलियां छुपाकर किचन में रख दी। अब मुझे शाम का इंतजार था। जैसे ही राहिब आए मैंने इनको चाय में नींद की 2 गोलियां मिलाकर दी। वो आज पहले ही थका थका सा था और चाय पीते ही अपना सर पकड़कर बैठ गया। मैंने इनसे कहा कि राहिब आपके अब्बा को आज अपने कमरे में सुलाते हैं, मैं इनका ख्याल रखा करूंगी। वो कब तक अकेले पड़े रहेंगे। मेरी बात पे वो अजीब नजरों से मुझे देखने लगे, जैसे वो कुछ समझ ना पा रहे हो। मैं जल्दी से एक चारपाई उठा लाई और अपने कमरे के एक कोने में रख दी। वो हैरत से बस मुझे देखे जा रहे थे। अब तक इसकी जबान कुछ बोल नहीं पाई थी। ये तो गोलियों का असर था, कुछ और बात थी। आप आराम करें, मैं अब्बा को यहाँ लेकर आती हूँ। आपको घबराने की जरूरत नहीं, अब्बा मुझे देखकर परेशान नहीं होंगे। आखिर में मैं इनकी बहू हूँ। मैं कुछ ना कुछ कहे जा रही थी जब के राहिब अपना सर पकड़े बेड पे लेट चुके थे। वो कोशिश के बावजूद कुछ बोल नहीं पा रहे थे। इनकी आंखें बंद हुई जा रही थी। कुछ ही देर में वो गहरी नींद सो चुके थे और मैंने इनकी खमीज जेब से वो चाबी निकाल ली थी। अब मैं बिना खौफ के खतरे के कमरे की जानिब रवाना थी। मुझे कोई खौफ इसलिए नहीं था क्योंकि इसके कमरे में जो कोई भी था वो भी अब तक बेहोश हो चुका होगा, क्योंकि मैंने सूप में भी नींद की गोलियां मिला दी थी और राहिब ने घर आते ही हस्बे मामूल इस कमरे में रहने वाले वजूद को सूप पिलाया था। कमरे का दरवाजा खोलते वक्त मेरा दिल बहुत जोरों से धड़कने लगा था कि जाने अंदर क्या देखने को मिलेगा। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला तो मेरे पैरों तले से जमीन खिसकती महसूस होने लगी। वो एक आलीशान कमरा था, 20 कीमती फर्नीचर, वो 20 खालिन भारी पर्दे, आयशा इशरत की हर चीज वहां मौजूद थी। कमरा बिल्कुल रखी हो रहा था। जहाजी साइज के बेड पर एक वजूद सोया पड़ा था। वो कोई लड़की थी। मैं धड़कने दिल के साथ आगे बढ़ रही थी, लेकिन जैसे ही मेरी नजर इसके चेहरे पर पड़ी तो मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई, क्योंकि वो कोई और नहीं, मेरी सगी फुप्पू की बेटी आसिया थी, जो आज से 5 साल पहले अचानक गायब हो चुकी थी। हमने हर जगह देख लिया था, मगर इसका कहीं अता पता न मिला था। सबने इसको मुर्दा तस्वुर कर लिया था और आज इतने साल बाद आसिया इस कमरे में इंतहाई कीमती शब ख्वाबी के लिबास में इस महल नुमा घर में इतने आरामदाह बिस्तर पर गहरी नींद सो रही थी। मैं कितनी देर तक बस इसे देखती जा रही थी। ऐसा लगता था जैसे इसके घर के
दरो दीवार मुझ पे हंस रहे हों, मेरा तमस्खर उड़ाने लगे हों। मैं जो बड़े नाज से खुद को इस घर की मालकिन समझती थी, आज मालूम पड़ गया था कि मैं तो अपनी कजिन आसिया के लिए नौकरानी बनाकर लाई गई थी। असल हकीकत क्या थी ये तो मैं नहीं जानती थी, मगर मुझे इस वक्त यहाँ से निकलना था। मैंने वो कमरा जल्दी से लॉक कर दिया और अपना कमरा भी लॉक कर दिया और भागती हुई घर से बाहर आ गई। आज से पहले कभी बाहर निकलने की जरूरत ही नहीं महसूस हुई थी। मैं भागते हुए सड़क पे आ गई थी। अब लंबी काली सड़क थी और मेरा वजूद था। ये घर ऐसी जगह पे था जहाँ दूर दूर तक कोई आबादी ना थी। मैं जब रुखसत होकर आई थी तो इस वक्त रात थी और मैंने गौर नहीं किया था कि यह कैसा इलाका था और अब भी सूरज डूबने वाला था। मैं अंधाधुंध भाग रही थी कि ऐसे में अचानक दूर से एक कार आती दिखाई दी। मैंने खौफ के मारे इसे रुकने का इशारा किया और खुशकिस्मती से वो रुक गई। कार में दो ख्वातीन थे। इनका हुलिया बता रहा था कि वो बहुत मॉडर्न घराने से थी। जब मैंने बताया कि मेरा अगवा हुआ था और मैं वहां से भागी हूँ, तो उन्होंने जल्दी से मुझे बैठने को कहा और कार वापस मोड़ ली शहर की तरफ। मुझे तो आज इल्म हुआ था कि मैं शहर से इतनी दूर एक वीरान इलाके में अकेली रहा करती थी। ना जाने कैसे हम पुलिस स्टेशन पहुंचे और इन लड़कियों ने ही पुलिस को वो जगह बताई जहां मैं उन्हें मिली थी। मैंने दोबारा वहां जाने से साफ इनकार कर दिया था, इसीलिए मुझे अब्बा के घर जाने दिया गया। अम्मा अब्बा मुझे देखकर हैरत में पड़ गए थे। इनका कहना था कि वो रोज साहब के घर जाते थे, मगर वहां कोई ना मिलता था। साहब फैक्ट्री भी नहीं आते थे। तो अब्बा रोते हुए बताए जा रहे थे। दूसरी सुबह पुलिस मुझे और अब्बा को लेने आई थी। हम थाने पहुंचे तो वहां राहिब